क्लास में कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं एक एक आपको लिखा रहा था बेटा कौन सा एक्सपेंसेस किस रेशो में बढ़ता है। हम ये लिस्ट बना रहे थे ना, हमने लिस्ट बनाई थी कि एक्सपेंसेस को डिवाइड करते हैं टाइम रेशो में, एक्सपेंस को डिवाइड करते हैं सेल्स रेशो में। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कंपनी बनने के बाद ही होते हैं, उन्हें हम किसी रेशो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते बल्कि डायरेक्टली पोस्ट पीरियड में ले लेते हैं। पर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जो कंपनी बनने के पहले ही हो सकते हैं, कंपनी के बनने के बाद वो हो ही नहीं सकते। तो वो एक्सपेंसेस जो कंपनी बनने के पहले ही हो सकते हैं, कंपनी बनने के बाद होना पॉसिबल ही नहीं है, वो कंपनी बनने के पहले के हैं, तो उनको सीधे सीधे प्री पीरियड में ले लेंगे, उनको किसी रेशो में बांटने की जरूरत ही नहीं है। तो वो हो गया एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली बिलोंग्स टू प्री पीरियड। तो अभी तो हमने 4 कैटेगरी जो लिख ली है, कुछ और भी है कि एक्सपेंसेस इन नेट प्रॉफिट रेशो, कुछ खर्चे जो नेट प्रॉफिट रेशो में पड़ते हैं, जहां नेट प्रॉफिट ज्यादा वो खर्चा ज्यादा, नेट प्रॉफिट कम खर्चा कम। और कुछ खर्चे तो ऐसे जो हम हमारे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में लेते ही नहीं। क्या हमने कल शेडिंग सैटरडे को शेडिंग बनाए थे ना, एक्सपेंसेस ऑन जो भी एक्सपेंसेस ऑन टाइम रेशो, एक्सपेंसेस इन सेल रेशो, एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू पोस्ट पीरियड ओनली, एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू प्री पीरियड ओनली, और फिर एक्सपेंसेस इन नेट प्रॉफिट रेशो, और फिर एक्सपेंसेस जो ना प्री में आते हैं ना पोस्ट में आते हैं, जिसको हमें लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले चुके होते हैं। तो हमें ट्रेडिंग तो बनाना नहीं होता, हमें तो बनाना होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। उसमें हम जीपी लेते हैं और जीपी को हम बांटते हैं सेल्स रेशो में। जब जीपी ले लिया तो ना सेल की जरूरत बची, ना COGS की, और ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो हम वो लिस्ट बना रहे थे, वो लिस्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमने लिखे थे जो एक्सपेंसेस, हमने ऐसे नहीं लिखा था कि पहले टाइम वाले देख लो फिर सेल देख लो, हम तो रैंडमली चलेंगे, फिर आपको बताना है कि एक्सपेंस कहां आएगा। जैसे कि आपने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कहां जाएगा, क्योंकि डिवेंचर इश्यू होते हैं कंपनी बनने के बाद, तो डिवेंचर का इंटरेस्ट भी अराइज होगा कंपनी बनने के बाद, तो वो इंटरेस्ट पूरा पोस्ट में जाएगा। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर अपॉइंट होता है कंपनी बनाए जाने के बाद, तो उसका रेम्यूनरेशन भी ड्यू होता है, अराइज होता है, अक्रू होता है कंपनी बनने के बाद, तो वो रेम्यूनरेशन भी पूरा पोस्ट में जाएगा। ये हमने लिखा था, है ना बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने कुछ चीजें लिखाई थी, जैसे कि हाँ हमने बात की थी सैलरी टाइम रेशो, रेंट टाइम रेशो, सेल्स कमीशन सेल्स रेशो, एडवर्टाइजिंग सेल्स रेशो, कैरेज आउटवर्ड सेल रेशो, पैकिंग फॉरवर्डिंग सेल्स रेशो, डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशो, बैड डेट्स सेल्स रेशो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स सेल्स रेशो। अब ये हम देख चुके, ये हम रिकॉल कर रहे हैं सैटरडे वाला पॉइंट, क्योंकि बीच में संडे आ गया था। और अब आगे बढ़ते हैं, नया पॉइंट लेते हैं, मीटिंग फीस। मीटिंग फीस, मीटिंग फीस, यस। और बेटा जो सोच समझ के रिप्लाई करो, यदि आप बगैर सोचे समझे रिप्लाई सिर्फ कर रहे हो तो वो आपका एक गलत अप्रोच है आगे बढ़ने का। नहीं आता है तो छोड़ दो, सोचो और सोचे बगैर जवाब मत दो। बेटा मीटिंग किसकी होती है बताओ, मीटिंग किसकी होती है? मीटिंग फीस लिखा है, मीटिंग फीस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है। यस बेटा, डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, बाद में उनकी मिनिमम कुछ, मैं तो कंपनी लॉ ज्यादा जानता नहीं, बहुत टाइम हो गया पढ़े को। बेटा जहां तक मुझे ध्यान है कि कंपनी में मिनिमम 4 डायरेक्टर मीटिंग होना जरूरी थी हमारे वक्त में, अभी कितनी है पता नहीं, 4 मिनिमम मीटिंग होना चाहिए। तो जो मीटिंग होती है उसमें बेटा डायरेक्टर को मीटिंग अटेंड करने की फीस दी जाती है। डायरेक्टर को मीटिंग अटेंड, बेटा देखो डायरेक्टर जो हम जा रहे हैं डेप्थ में, तो बहुत ही डेप्थ में जाएंगे ना बेटा, डेप्थ की भी डेप्थ में जाने में तकलीफ थोड़ा है। बेटा सुनो, मेरी मान लो मैं एक कंपनी हूं, मेरी लीगल एंटिटी है, और मुझे रन करने के लिए एक होता है MD मैनेजिंग डायरेक्टर, उसको तो मिलती है रेम्यूनरेशन, उसको मिलती है सैलरी कंपनी चलाने के लिए। वो होता है MD मैनेजिंग डायरेक्टर, या फुल टाइम डायरेक्टर, या होल टाइम डायरेक्टर, या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर,
एक ही नाम है, वो व्यक्ति जो मेरे कामों को पूरी तरह से देखता है और अपना पूरा टाइम मुझे कंपनी को मैनेज करने में देता है, वो होता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। उसको तो उसके काम के लिए मिलती है सैलरी, रेम्युनरेशन मिलता है। और वो व्यक्ति अटेंड करता है मीटिंग तो उसको कोई फीस नहीं देंगे। भाई तुम तो वैसी कंपनी मैनेज कर रहे हो, कंपनी में डेली आते ही हो, तुम्हें सैलरी मिल ही रही है, तो तुम्हें काहे की फीस मीटिंग? फिर तुम सैलरी पा रहे हो, आओ, सैलरी मिलती है, काम कर रहे हो, बीच में मीटिंग अटेंड कर लो, तो उनको मीटिंग की फीस नहीं दी जाती। दूसरे होते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर। पार्ट टाइम डायरेक्टर जो अपना पूरा वक्त नहीं लेकिन थोड़ा वक्त कंपनी पे देते हैं। हफ्ते में 2 दिन आ गए, हफ्ते में 3 दिन आ गए, 1 दिन आ गए, वो हो गए पार्ट टाइम डायरेक्टर। वो कंपनी का एक पर्टिकुलर अफेयर को कम समय के लिए मैनेज करते हैं। उनको भी मिलता है रेम्युनरेशन काम करने का, उनको भी रेम्युनरेशन देते हैं काम करने का। भाई तुम भी काम कर रहे हो, ये लो रेम्युनरेशन, उनको भी मीटिंग फीस। लेकिन इसके अलावा तीसरे होते हैं अदर डायरेक्टर्स, जो ना फुल टाइम है ना पार्ट टाइम है। अदर डायरेक्टर जो सिर्फ नाम मात्र के डायरेक्टर होते हैं, भाई नाम सम्मान के लिए उनको बना लिया गया डायरेक्टर। जैसे कंपनी है इंदौर की, जैसे मैं इंदौर की कंपनी हूं, मैं कंपनी बन गया आज, मेरी लीगल एंटिटी। मैंने इंदौर के किसी फेमस सीए को, जो इंदौर में बहुत वेल नोन है, उसको मैंने मेरी कंपनी में सिर्फ डायरेक्टर बना लिया। ना वो होल टाइम है ना वो पार्ट टाइम है, वो प्रैक्टिसिंग सीए है, और मैंने मेरी कंपनी में सिर्फ उसका नाम रख लिया कि भाई मेरी कंपनी में ये भी डायरेक्टर है। या इंदौर का कोई फेमस क्रिकेटर है, उसको मैंने कंपनी में रख लिया कि भाई सिर्फ तुम नाम के डायरेक्टर बन जाओ, जब जब मीटिंग हो ना तब आ जाना भाई, साल में 3-4 मीटिंग होगी उसमें आ जाना। और वो मेरी मीटिंग अटेंड करने आता है तो मुझे उसको उसकी मीटिंग अटेंड करने के एक्सपेंसेस रीइंबर्स करने पड़ते। अब मान लो क्रिकेटर है, वो इंदौर का है, उसका नाम मैंने कंपनी में डाल दिया कि मेरी कंपनी में ये भी डायरेक्टर है, और मेरी कंपनी की गुडविल बढ़ गई, अरे भाई ये भी डायरेक्टर है। अब वो मीटिंग होती है, मैं कहूंगा भी मीटिंग में मैटर कुछ डिस्कस होंगे, आप आइए। या कोई सीए है फेमस, उसको मैंने बना लिया डायरेक्टर कि प्लीज आइए और हमारे डिसीजन में सपोर्ट कीजिए, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, हमें सही सलाह दीजिए। बस वो आते हैं, मीटिंग में कुछ डिस्कशन होता है, उसको सलाह देते हैं, उसमें डिस्कस करते चले आते हैं। तो वो आएगा, उनका पेट्रोल लगेगा, उनका ड्राइवर आया, उनका टाइम हमने लिया, उसके लिए उनको एक्सपेंसेस रीइंबर्स करने के लिए जो अमाउंट देते हैं उसको बोलते हैं मीटिंग फीस या डायरेक्टर फीस। इट इज नॉट डायरेक्टर रेम्युनरेशन, इट इज डायरेक्टर फीस। बात अभी वो नहीं चल रही बेटा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी बनने के बाद होते, बात तो दूसरी चल रही है अभी। तो वो जो अदर डायरेक्टर है, ना होल टाइम है ना फुल टाइम है ना पार्ट टाइम है, वो अदर डायरेक्टर हैं जो सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के लिए आते हैं, बाकी कंपनी के डे टू डे वर्क में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वो जो सिर्फ मीटिंग अटेंड करने आते हैं, उनको उनके एक्सपेंसेस को रीइंबर्स करने के लिए जो फीस दी जाती है उसको बोलते हैं डायरेक्टर फीस या मीटिंग फीस। तो मीटिंग मतलब डायरेक्टर मीटिंग, तो मीटिंग कब होती है? डायरेक्टर की कंपनी बनने के बाद। तो फीस भी कब दी गई? कंपनी बनने के बाद। तो ये डायरेक्टली कहां जाएगा? पोस्ट में। तो बेटा हर चीज बहुत सोच समझ के लिखो, ऐसा नहीं कि बस हाँ रटते बैठे बाद में भूल गए, अरे नहीं ये तो नहीं यहां था नहीं यहां आ गया, ऐसा नहीं। कई चीजें बेटा आप कई चीज जैसे आपकी लाइफ में बहुत लॉजिकली होती है, आप उसको थोड़ा भूलते हो। अपना नाम कभी भूलते हो क्या? या कई अपने दोस्तों के नाम नहीं भूलते हो, कई मतलब रिश्तेदारों के नाम नहीं भूलते हो। तो भाई वही बात है ना बेटा, ऐसी चीज एक बार जो दिमाग में बैठ गई लॉजिक से, वो क्यों भूलेंगे कि ये क्यों जाती है पोस्ट में। तो डायरेक्टर फीस या मीटिंग फीस पोस्ट में ली जाती है। लिख लीजिए, ये हो गया एक्सपेंसेस डायरेक्टली जाएगा पोस्ट में, बिलोंग्स टू पोस्ट पीरियड ओनली। मीटिंग फीस या डायरेक्टर फीस, मीटिंग फीस या डायरेक्टर फीस लिख लिया क्या? तो मैं आगे बढ़ूं। मीटिंग फीस या डायरेक्टर फीस कहां जाएगी? एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू पोस्ट पीरियड ओनली। आगे बढ़ूं क्या? ओके 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 ठीक है बेटा। अब बेटा एक है पार्टनर सैलरी, सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर सैलरी, सैलरी टू पार्टनर्स या पार्टनर सैलरी। कीर्ति, अशिता, अक्षिता और वैभव, सृष्टि, ये काफी बच्चे सही हैं, और भी सही हो सकते हैं। ये काफी कुछ सही है। पूरी पूरी प्री पीरियड में जाएगी, सिर्फ प्री में जाएगी, सिर्फ प्री में। अरे क्यों सर, रीजन तो बताओ।
रितिका अग्रवाल, नंदिनी नीमा, ये भी प्री बोल रही है बेटा। हाँ, विजय विजय धाकड़, अनिकेत बेटा, हाँ सब सही बोल रहे, काफी बच्चे से, आधे सही सही बोल रहे हैं, आधे गलत बोल रहे हैं। जिन्होंने सही बोला है वो तो ठीक है, सोचा है शायद, या हो सकता है उनसे भी गलती से सही हो गया हो, लेकिन जो गलत बोल रहे हैं उन्होंने सोचा नहीं। पार्टनर नाम की चिड़िया कंपनी बनने के बाद नहीं हो सकती। पार्टनर नाम कंपनी बनने के बाद इम्पॉसिबल है। कंपनी में पार्टनर नाम की चीज कभी होती नहीं, इतना तो आप जानते ही होंगे। आप सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे चुके हैं, तो पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं, कंपनी भी पढ़ चुके हैं, तो आप जानते हैं कि कंपनी के बाद पार्टनर कोई चीज होती नहीं। तो पार्टनर को दी गई सैलरी, क्या कंपनी बनने के बाद पार्टनर को सैलरी देना अलाउड है? नहीं नहीं नहीं। तो फिर कैसे आपने इसको पोस्ट में ले लिया, कैसे आपने इसको टाइम में बांट दिया? भाई टाइम में ले लिया मतलब आपने पोस्ट में भी बांट दिया, जबकि पार्टनर चीज पोस्ट मतलब कंपनी बनने के बाद होती ही नहीं, तो ये खर्चा पोस्ट में तो आ ही नहीं सकता। तो जिन्होंने टाइम रेशो बोला, जिन्होंने पोस्ट बोला, उनको तो सिर पीटना चाहिए कि हमने पार्टनर को पोस्ट में कैसे लिया। सिर पीटना चाहिए आपको, और मैंने पीट लिया, मुझे दर्द हो गया इतनी जोर से। बोलो, गिल्टी फीलिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस बच्चे को जिसने पार्टनर की सैलरी को टाइम में बांट दिया, जिसने पार्टनर की सैलरी को पोस्ट में ले लिया? बोलो, गिल्टी फीलिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए कि हमने सोचे बगैर जवाब दिया? पार्टनर की कंपनी बनने के बाद कभी सुना है पार्टनर? तो भाई जब पार्टनर नहीं हो सकता तो सैलरी कहां से हो सकती है? इसका मतलब क्या हुआ अब मैं बताता हूं आपको लॉजिक से। ये तो लॉजिक है ही, पर मैं और डिटेल में जाता हूं। हुआ क्या होगा? हुआ ही होगा, एक पार्टनरशिप फॉर्म रही होगी, ए और बी, ए और बी, उनका फर्म में बिजनेस, पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि बहुत हो गया फर्म में काम, अब हम कंपनी बनाकर काम करेंगे। लोन लेने में तकलीफ आती है फर्म के अंदर, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट में तकलीफ आती है फर्म के अंदर, गवर्नमेंट टेंडर में तकलीफ आती है फर्म के अंदर, क्यों ना कंपनी बना ले। तो उन्होंने अब सोचा कि हम ये जो फर्म थी जिसमें ए और बी पार्टनर थे, उन्होंने कंपनी बनाने का प्लान किया, फर्म डिसॉल्व कर दी, फर्म डिसॉल्व कर दी, और वो बिजनेस उस कंपनी को बेच दिया जो भी बनने वाली है उन्हीं के द्वारा। यही तो प्रमोटर है, ए और बी ही प्रमोटर बन गए कंपनी के। पर प्रॉब्लम ये हो गई, फर्म वाइंड अप हो गई, पर कंपनी बनने में 2 महीना लग गया। फर्म वाइंड अप हो गई लेकिन कंपनी बनने में 2 महीना लग गया। 2 महीने बाद हुआ कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, तो ये 2 महीने क्या रहा? ना फर्म रही ना कंपनी रही। तो उन्होंने जिस दिन फर्म बंद की, कंपनी को बिजनेस भेज दिया, पर कंपनी बनने में 2 महीने लग गए। तो ये 2 महीना फर्म तो थी नहीं, लेकिन काम कंपनी भी नहीं बनी थी। तो ये ए और बी ही काम कर रहे थे, बिजनेस चला रहे थे, डायरेक्टर तो था नहीं, कंपनी बनी नहीं। ए और बी कंपनी बनने के बाद बन जाएंगे डायरेक्टर, उसके बाद मिलेगी उनको डायरेक्टर सैलरी। कंपनी काम में काम करने की सैलरी मिलेगी एज ए डायरेक्टर सैलरी, डायरेक्टर रेम्युनरेशन, क्योंकि ए और बी ही बन जाने वाले हैं डायरेक्टर, वही कंपनी का बिजनेस चलाने वाले, तो उनको मिलेगी डायरेक्टर रेम्युनरेशन सैलरी। लेकिन उसके 2 महीने पहले, कंपनी बनने के पहले, लेकिन फर्म के वाइंडिंग अप के बाद ए और बी ही तो काम कर रहे थे, तो उनको जो काम करने की सैलरी दी गई वो डायरेक्टर सैलरी तो है नहीं, तो वो तो पार्टनर सैलरी के नाम से लिख रहे हैं। तब तक तो वो एज ए पार्टनर ही काम कर रहे थे। तो ये 2 महीने जो वो कंपनी बनने के पहले की उनको सैलरी दी गई, उसको उन्होंने लिखा है पार्टनर सैलरी। तो आप जानते हैं कंपनी बनने के बाद पार्टनर शब्द नहीं अलाउड है कंपनी में, तो ये पार्टनर सैलरी कंपनी बनने के पहले की है, तो ये डायरेक्टली प्री में आएगी। तो इसको कहां लिखेंगे? सैलरी टू पार्टनर या पार्टनर सैलरी, एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू प्री पीरियड ओनली, प्री पीरियड ओनली। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको, और आना ही चाहिए। डेफिनेटली वही पार्टनर कंपनी बन जाएंगे, उसी में वो शेयर होल्डर बन जाएंगे, वही डायरेक्टर बन जाएंगे, सिर्फ नाम बिजनेस वही, स्टाफ वही, फैक्ट्री वही, सिर्फ फर्म बंद कंपनी स्टार्ट, फर्म क्लोज होकर कंपनी बन जाएगी, बस इतना ही होगा। ठीक है बेटा, तो लिख लिया, एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू प्री पीरियड ओनली। लॉजिक से आना चाहिए, दिमाग में घुसना चाहिए, बैठ जाना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, कि आपको कभी कोई पूछे तो आप समझा पाए कि भाई मैं इसको कहां ले रहा हूं, कहां ले रहे हैं वो, पर क्यों ले रहे हैं वो जवाब पहले आना चाहिए ना। रिश्ता वही सोच वही, क्या डायलॉग है। हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े। हाँ बेटा, अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। अगला पॉइंट एक होता है कंपनी के बनाने के एक्सपेंसेस, कंपनी को बनाए जाने के एक्सपेंसेस टू फॉर्म ए कंपनी, एक्सपेंसेस इनकर टू फॉर्म ए कंपनी, कंपनी को बनाए जाने के खर्चे, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक्सपेंसेस ऑफ फॉर्मेशन, कंपनी बनाने के खर्चे। इसको हम डेबिट करते हैं एक हेड में जिसका नाम है प्रारंभिक व्यय, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रारंभिक व्यय हिंदी में, और इंग्लिश में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये यदि खर्चे राइट ऑफ किए गए हों तो बताओ इसको राइट ऑफ प्री में करना है कि पोस्ट में करना है? बताओ ये एक्सपेंसेस प्री में राइट ऑफ करना है कि पोस्ट में करना है? अभी 2 मिनट के लिए बेटा वेट करो, अभी आप बगैर सोचे समझे जवाब मत देना। 2 मिनट के लिए मुझे चैट आपको दिख नहीं रही है, मेरी चैटिंग गायब हो गई है, वेट करो। आईपैड फिट हो रहा है, ये आईपैड मेरा नहीं है, तो थोड़ा सा काम हो जाएगा मेरा, वैसे इससे भी काम हो जाएगा। अरे काम चल जाएगी, बड़ी बात है, कुछ नहीं तो कुछ तो है, ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ा है। पर ये कहाँ गया? देखो ये मैंने रब कर दिया, यहां से तो रब हो गया। कोई बात नहीं, हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो ठीक है। अभी तो हो गया यार। ये मैं ब्लैक ले रहा हूं। हाँ बेटा, आईपैड कनेक्ट हो रहा है, तब तक बेटा अपना काम चलने दें। गलती मेरी है कि मैं आईपैड क्यों घर पे भूल के आ गया। चलो तो बेटा मैंने क्या बोला, कंपनी, अभी मेरे को चैट भी नहीं दिख रहा है तो हाँ मेरा काम तो चलने दो ना। बेटा इसके बारे में ना लॉजिक बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। पहली बात तो आपको ये तो पता पड़ गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंपनी बनाने के एक्सपेंसेस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसको बोलेंगे, जिसको डेबिट करते हैं अंदर हेड ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय, राइट ऑफ। तो इसको राइट ऑफ कहां करना, किस पीरियड में राइट ऑफ करना, तो उसके पीछे लॉजिक देता हूं मैं आपको कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। लॉजिक की दुनिया में हम आ चुके हैं इंटरमीडिएट में, और यही आपके माइंड को थोड़ा शार्प करेगा। तो लॉजिक क्या है बेटा, सुनो, एक कंपनी, सुनना अच्छे से, मैं किसी चीज से कनेक्ट करके उसको फिर कनेक्ट करूंगा लॉजिक से। बेटा एक कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी 2 साल तक असेट अंडर कंस्ट्रक्शन रही, 2 साल तक असेट पर खर्चा होता रहा, प्लांट मशीनरी, ये वो फलाना ढिमका, so many expenses on formation, on plant installation। 2 साल चला प्लांट, 2017-18 इंस्टॉलेशन चला, 18-19, 18-19 भी इंस्टॉलेशन चला, 2 साल का चलता रहा इंस्टॉलेशन। यहां चलता रहा इंस्टॉलेशन, 2019-20 भी चल रहा इंस्टॉलेशन, लेकिन 2020-21 में प्लांट स्टार्ट वर्किंग। मेरी राइटिंग बेटा आज कुछ ज्यादा ही आर्टिस्टिक है। अब बेटा बताओ, इस पर यहां पर खर्चा हुआ 10 करोड़, यहां खर्चा हुआ 25 करोड़, कुल खर्चा हो गया 35 करोड़। इस पर ये 35 करोड़ राइट ऑफ कब करेंगे? जब खर्चा हुआ तब, या जब इस खर्चे ने बेनिफिट देना शुरू किया तब। बेटा मेरा लॉजिक पर जाइए, पहले समझिए, जल्दी जवाब मत दीजिए।
इस 35 करोड़ के प्लांट मशीनरी के एक्सपेंसेस को जो इनकर हुआ है, खर्चा लगा है 18-19, 19-20 में, पर उसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुआ है 20-21 एंड ऑनवर्ड। तो बताओ खर्चा राइट ऑफ कब करते हैं? जब खर्चा होता है तब, या बेनिफिट मिलता है तब? इस 35 करोड़ को डेप्रिसिएट कब करते हैं? जब खर्चा हुआ तब, या उससे बेनिफिट मिलना तब? यस, जब प्लांट ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, आफ्टर स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन पुट टू यूज। आपने 11वीं 12वीं में पता नहीं कहां पढ़ा होगा, फाउंडेशन पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन लगता है पुट टू यूज के बाद। पुट टू यूज मतलब लॉजिकली बेनिफिट मिलता जब से है तब से। जिस साल बेटा 18-19, 19-20 में खर्चा हुआ 10 करोड़ हुआ, 18-19 में 25 करोड़ हुआ, 19-20 में खर्चा हुआ, लेकिन बेनिफिट तो साल जीरो। जब बेनिफिट उस सालों ने कमाया ही नहीं तो उस पर बर्डन क्यों डाले? हाँ, लेकिन 20-21 से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, बेनिफिट स्टार्ट हो गया, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, बेनिफिट स्टार्ट हो गया। अब हम उसके अगेंस्ट चार्ज लगा सकते हैं, क्योंकि बेनिफिट के अगेंस्ट चार्ज लगाना लॉजिकल है। फिर लगाना शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन। तो आज आपको ये बात पता तो थी, बस आज आपको कंफर्म हो गई कि हम किसी भी खर्चे को राइट ऑफ कब करते हैं, उसको किस ईयर के पीएल में लेना चाहिए, जब बेनिफिट मिलना शुरू हुआ तब, या जब खर्चा हुआ तब। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस सुना नहीं बेटा? 3-3 बार बोला इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। टाइम मत वेस्ट करो बेटा। हाँ, तो बताओ एक्सपेंसेस कब राइट ऑफ करते हैं? जब एक्सपेंसेस इनकर होता है तब, या बेनिफिट? एक्सपेंस इनकर होता है तब नहीं, बेनिफिट मिलता है तब। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब सुनना, 1 मई 2020 को बिजनेस परचेस किया गया, मई जून 1 जुलाई 2020 को डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 31 मार्च 2021 ये है ईयर एंड, ये है ईयर एंड। बेटा बताइए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनाने के खर्चे कब लगे होंगे? कंपनी बनाने के खर्चे इस दिन 1 जुलाई को तो कंपनी बन गई, 1 जुलाई को तो सर्टिफिकेट हाथ में आ गया। तो बताओ खर्चे कब लगे होंगे? 1 जुलाई के पहले, डेफिनेटली 1 जुलाई के पहले। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड या पेड। यहां कंपनी बनाने का काम कब से शुरू हो जाएगा? कंपनी बनने की पहली तो होगा। कंपनी बनाने के बाद कौन से खर्चे होंगे? भाई कंपनी बनी गई तो खर्चा बंद, कंपनी बनाने का खर्चा बनना। जब कंपनी बन ही गई तो जो सीए को बोला भाई कंपनी बनाओ, उसको फीस दी, आरओसी के लिए डॉक्यूमेंट फाइल किए, फीस जमा करी, कंपनी बनने के पहले दे दिया। तो सारे खर्चे कब हो गए? कंपनी बना, मेमोरेंडम छपाया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वगैरह प्रिंट करवाया, उसके खर्चे, प्रिंटिंग के खर्चे कब होने? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले। तो हम मई और जून इन 2 महीनों में हमने कंपनी बनाने पर खर्चे किए होंगे। तो ये तो वो है पीरियड जब खर्चा हुआ, और अब 1 जुलाई को कंपनी बन गई। तो बताओ इन खर्चों का बेनिफिट कब से मिलना शुरू होगा? इन खर्चों का बेनिफिट मिलना कब शुरू होगा? मई जून में या जुलाई ऑनवर्ड? ये मई और ये जून है, और ये जुलाई ऑनवर्ड है। बताओ ये खर्चों का बेनिफिट मई जून में मिलेगा या जुलाई ऑनवर्ड मिलेगा? इस खर्चों का बेनिफिट शुरू होगा जुलाई ऑनवर्ड। कॉर्पोरेट एंटिटी बन गई, लीगल एंटिटी बन गई, लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी बन गई। अब उसके बाद तो वर्क स्टार्ट होगा, तो कंपनी का बेनिफिट कंपनी बनने के बाद ही शुरू होगा। जब बेनिफिट यहां मिलना शुरू हुआ है 1 जुलाई के बाद, तो फिर राइट ऑफ भी कब करेंगे? 1 जुलाई के बाद करेंगे। इसलिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमेशा 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 कहां लिए जाएंगे? वो इनकर प्री में होते हैं, होते वो प्री में है, पर उन्हें राइट ऑफ पोस्ट में किया जाता है। लिख लेना, ये बात अलग से ढंग से लिख लेना, बाद में भूलोगे पक्का है, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे बच्चे हो, मासूम से, जो अभी
फाउंडेशन की एग्जाम देके इंटरमीडिएट के लिए प्रिपरेशन कर चुके हो, लेकिन अभी बेटा रिजल्ट नहीं आया, तो आप अभी है तो बहुत छोटे प्यारे मासूम से बच्चे, मुझे पता है कि आप शायद इतना अभी एकदम से सोच कर उसको रिटेन कर पाए नहीं कर पाए, तो नोट करने में कोई बुराई नहीं। क्या लिखा? ये एक्सपेंसेस इनकर होते हैं प्री पीरियड में, पर इसका बेनिफिट मिलता है पोस्ट पीरियड में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्री पीरियड बट बेनिफिट विल अराइज इन पोस्ट पीरियड। बेनिफिट अराइज कब होता है? पोस्ट में। सो इट शुड बी रिटर्न ऑफ इन पोस्ट पीरियड ओनली, इसलिए इसे सिर्फ पोस्ट पीरियड में राइट ऑफ करना चाहिए। तो आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ के लिए लिख लिया होगा पोस्ट में। और क्यों है पोस्ट में? उसका लॉजिक हमेशा ध्यान रखना। मेरे प्यारे बच्चों बोलो, लॉजिक समझ में आया क्या? तुमको आ गया? और बोलो। तो इसको सोचना अच्छे से। मैंने इसको किससे कनेक्ट किया? मैंने कनेक्ट किया आपके पुराने फंडे से, जिसके बारे में आपको नॉलेज था। मैंने पुराने फंडे डेप्रिसिएशन से कनेक्ट करके बताया आपको, डायरेक्ट नहीं बताया। इसको बताने के पहले मैंने आपका पुराना जो नॉलेज था, जो आप जानते थे, उसका यूज किया। मतलब आप ही के फंडे को बस एक जगह और फिट किया कि एक्सपेंस जब फिक्स्ड एसेट पर जब एक्सपेंस इनकर होते हैं तब राइट ऑफ नहीं करते, और उससे जब बेनिफिट मिलना होता है एसेट पुट टू यूज, उसके बाद उस पर लगाते हैं डेप्रिसिएशन। उसी तरह से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक तो खर्चे होते हैं, उसके बाद उसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट होता है, तो उसके बाद ही तो उसको राइट ऑफ करेंगे, कंपनी बनने के बाद ही राइट ऑफ करेंगे। तो विल बी राइट ऑफ इन पोस्ट पीरियड ओनली। उम्मीद है आपने इसको अच्छे से अपनी लैंग्वेज में नोट कर लिया होगा। ठीक है? रिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज प्रीमियम एक्सपेंस को राइट ऑफ करने में होता है। बेटा यदि आप यदि उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से कर रहे हैं तो फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रीमियम लेने की जरूरत ही नहीं है ना। जो चीज आपने किसी सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दी, कर सकते हैं, तो फिर वो पीएल में आएगा ही नहीं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में राइट ऑफ ही नहीं होगा, तो ना वो प्री में आएगा ना पोस्ट में आएगा, फिर तो यहाँ आएगा ही नहीं ना बेटा। यदि आपने उसको राइट ऑफ कर लिया, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी बैलेंस शीट पीएल में नहीं आता, और फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर लिए, तो फिर तो पीएल में आएगा ही नहीं, तो ना प्री में आएगा ना पोस्ट में आएगा। ठीक है? ओके, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, क्या मैं एक और अपर लेवल जाऊं या इजी लूं? इजी लूं, कुछ और इजी। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी ले लिया, टाइम रेशियो, इलेक्ट्रिसिटी को मैंने टाइम रेशियो में ले लिया, और जनरल एडमिशन एक्सपेंसेस मैंने ले लिया टाइम रेशियो में, ऑफिस एक्सपेंस मैंने टाइम रेशियो में ले लिया, और डिस्काउंट मैंने सेल रेशियो में लिया, लिखवा दिया, है ना, अपर लेवल। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल लिखो, डिस्काउंट रिसीट छोड़ दो बेटा, अभी हम सिर्फ एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। वो इनकम है विजय भैया, विजय धाकड़ बेटा, अभी डिस्काउंट रिसीट बाद में ले लेंगे। ठीक है, अभी हम एक्सपेंस ले लें, फिर डिस्काउंट रिसीट ले लेंगे। एक एग्जाम्पल, ठीक है। डेट ऑफ बिजनेस परचेज 1/2020, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई 2020, ईयर एंड 31 मार्च 2021, और इंटरेस्ट टू वेंडर interest to seller for delay in discharge of purchase consideration. Interest to vendor, interest to seller
फॉर डिले इन डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। इंटरेस्ट टू सेलर फॉर डिले इन डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन, पीसी का पेमेंट हमने डिले किया, खरीदने वाले ने पेमेंट डिले किया, जो प्राइस सही हुई थी बिजनेस की 2 करोड़ 10 करोड़ 40 करोड़ 400 करोड़, जो भी पेमेंट में डिले किया उसके लिए बिजनेस बेचने वाले को ब्याज दिया गया। प्रियांशु रिमजा सही बोल रहा है, सिर्फ प्रियांशु ने अभी सही मतलब उसका हिंट दिया है, उसका सोच सही है, बाकी सब गलत है। और बताना आपके लिए मुश्किल भी है बेटा, मुझे लगता है मुश्किल भी है, बस कम से कम प्रियांशु ने मुझे एक सही रास्ता दिखाया है। बाकी देखिए, सुनो 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 सुनो, मान लो ये बॉयज के लिए बोल रहा है, एग्जाम्पल ओनली फॉर बॉयज। मान लो आपकी जीएफ मतलब कोई मतलब नहीं पता, अच्छा जीएफ का मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं। हाँ, गर्ल, जिसके दिमाग में गंदगी भरी है वो गर्लफ्रेंड बोलेगा, और जो सात्विक दिमाग का व्यक्ति है बोलेगा ग्रैंडफादर। चलो, अब चूंकि आपके दिमाग में तो गंदगी भरी है तो गर्लफ्रेंड ही सोचोगे, तो मुझे भी आपकी वजह से गर्लफ्रेंड सोचना पड़ रहा है। क्या करूं मैं आपके जैसा बन जाता हूं, क्योंकि मुझे आपके साथ ही तो रहना है, आपके जैसा बनना पड़ेगा। चलो ठीक है, मेरे दिमाग में भी गंदगी गर्लफ्रेंड। अब होता क्या है, आपके घर में गर्लफ्रेंड के फादर आपको देखने आने वाले कि भाई लड़का ठीक है कि नहीं। वो आपकी गर्लफ्रेंड ने जिद की होगी अपने डैडी से कि पापा मुझे तो इसी के साथ शादी करनी है, और आपको भी करनी है। सच्चा प्यार तो वही होता है ना बेटा जो शादी तक अंजाम तक पहुंचे। तो अब आपके गर्लफ्रेंड के फादर आपके घर आने वाले हैं, और आपको यह पता है कि गर्लफ्रेंड के फादर को इंप्रेस करना है, तो आपको एक घर में आपके गैरेज में कार खड़ी होना चाहिए। और बोलेंगे क्या भाई पटे हाल ये लड़का, क्या एक कार चाहिए आपको। और वो कार फादर आने वाले 3 दिन बाद आपको कार लाके रखनी है, और वो भी आपकी खुद की, ऐसे नहीं कि किसी को उठा के लाके रख दी। आप कार के शोरूम पे गए, पता किया कार कितने की, बोले भाई 8 लाख की। वो शोरूम वाला आपका पहचान का है पर कार 8 लाख की है। तो आपने उसको कहा कि भाई ये पेमेंट है ना, ये मैं कार तो आज ही ले जाता हूं, घर पे रखनी है मुझे, लेकिन इसका पेमेंट मैं 2 महीने बाद कर पाऊंगा, 2 महीने बाद। तो आपने कार खरीद ली अभी, डिलीवरी ले ली अभी, लेकिन पेमेंट करेंगे 2 महीने के बाद। और वो बेचने वाला आपका पहचान का जरूर है, पर वो भी बिजनेसमैन है। तो वो कहता है भाई मैं पेमेंट 2 महीने बाद लूंगा, तो साथ में क्या करूंगा बताओ। 2 महीने पेमेंट आप उसको डिले करोगे, आपका परचेस कंसिडरेशन, परचेस प्राइस फिक्स्ड 8 लाख रुपीज, बट यू विल डिले पेमेंट फॉर 2 मंथ। आप 2 महीने डिले करोगे तो वो 2 महीने का ब्याज लेगा ना आपसे। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब कोई चीज खरीदते हैं उसका परचेस कंसिडरेशन इमीडिएटली देना पड़ता है। बिजनेस, आपने कोई भी चीज खरीदी तो उसका पेमेंट तुरंत करना पड़ता है। यदि आप डिले करते हैं तो आपको उसके लिए ब्याज देना पड़ सकता है। वो हो गया इंटरेस्ट टू सेलर, वो आप दे रहे हैं इंटरेस्ट टू सेलर। तो ये समझ में आया होगा आपको। अब बताओ, बिजनेस खरीद लिया गया 1 मई से, 1 मई को, और बिजनेस बेचने वाले ने 1 मई को बिजनेस बेच दिया। वो कंपनी जो अभी बनी नहीं, 1 मई से प्रॉफिट कंपनी को मिलना शुरू हो जाएंगे। भले कंपनी नहीं बनी, पर 1 मई से बिजनेस कंपनी को आ गया, और उस कंपनी को आ गया जो बनी नहीं। हाँ, 1 जुलाई को कंपनी बन जाएगी, और ये मई और जून का प्रॉफिट भी कंपनी को मिलेगा। तो बताओ जो परचेस कंसिडरेशन है वो किस दिन ड्यू हो गया,
वो परचेस कंसिडरेशन किस दिन दे देना चाहिए? बताओ मुझे, परचेस कंसिडरेशन किस दिन दे देना चाहिए? यस, रिया सही बता रही है। बिजनेस परचेस, विभोर पवार, विभा पवार भी सही बता रही है, अमन सही बता रहा है, और कीर्ति भी, और अल्फाज खान भी, अल्फाज खान और प्रांजल सभी बता रहे हैं फर्स्ट में। यस भाई, बिजनेस आपने फर्स्ट में को खरीद लिया, आप 1 मई को बिजनेस की सीट पर जाके बैठ के धनाधन प्रोडक्शन कर रहे हो, सेल कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो। बिजनेस बेचने वाला चला गया ना 1 मई को, तो उसने तो बिजनेस 1 मई को बेच दिया ना, तो बिजनेस बेच दिया 1 मई को, तो 1 मई से बिजनेस खरीद लिया, तो परचेस कंसिडरेशन 1 मई को ड्यू हो गया ना। बस मुझे आपको एक डेट और देनी है जो मैं अब दूंगा, ताकि आपको सोचने के लिए अब ज्यादा अच्छा मिलेगा। मैं एक डेट और देने वाला हूं, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी। ये मैंने डेट आपको जानबूझ के नहीं दी ताकि आपको सोचने में थोड़ी तकलीफ हो। मैंने डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी दी है 31 जुलाई 2020। 31 जुलाई 2020 को पीसी चुका दिया गया, कंपनी बन गई 1 जुलाई को, और 31 जुलाई को पेमेंट कर दिया गया। कंपनी बनने के 1 महीने बाद पेमेंट कर दिया गया। अब सोचने के लिए मैं आपको टाइम देता हूं। साहिल करेक्ट, यू आर करेक्ट साहिल। और प्रियांशु रिमसा भी सही, और कीर्ति भी सही, खुशी भी सही, ओम केशरी भी सही, अल्फाज खान भी सही है पर वो रेशो नहीं दिया, अक्षय भाई भी सही, ये सब सही है, बाकी सब गलत। खुश डबानी खुश डबानी भी सही है। बेटा देखो, 1 मई 2020 यह है, इस दिन पीसी ड्यू हुआ, और 31 जुलाई 2020 यहां पीसी पेमेंट हुआ। तो यहां पर टोटल डिले 3 मंथ का है। बेटा 3 मंथ का डिले है, तो इंटरेस्ट इज पेबल फॉर द पीरियड ऑफ डिले। और डिले 3 महीने का है, तो बेटा ब्याज भी 3 महीने से ज्यादा क्यों लगेगा? जब पीसी ड्यू हुआ 1 मई को, जिस दिन बिजनेस खरीदा उस दिन पीसी ड्यू हो गया, 31 जुलाई को पीसी का पेमेंट ड्यू हो गया, मई जून और जुलाई एंड 3 महीने परचेस कंसिडरेशन ड्यू रहा और पेमेंट हो गया। तो इंटरेस्ट, क्योंकि डिले 3 महीने का है, तो इंटरेस्ट इज पेबल फॉर द पीरियड ऑफ डिले 3 मंथ। अब ये 3 मंथ का इंटरेस्ट है, उसमें 2 मंथ तो प्री में आ रहे हैं, उसमें 2 मंथ प्री में आ रहे हैं और 1 मंथ पोस्ट में आ रहा है। तो हमें इसके लिए 2:1 का स्पेशल टाइम रेशियो निकालना पड़ेगा। ये निकला स्पेशल टाइम रेशियो 2:1। नोट कर लो इसको, ये होगा 2:1 का स्पेशल टाइम रेशियो। आप टाइम रेशियो नहीं बोल सकते, क्योंकि टाइम रेशियो तो कुछ और ही निकलता है। ये टाइम रेशियो 2 महीने और 1 महीने वाला स्पेशल टाइम रेशियो निकलेगा, इसलिए इसके लिए नया टाइम रेशियो निकलेगा, स्पेशल टाइम रेशियो को कहेंगे। हाँ, रिया राठौड़ ने बाद में सही बताया, पहले आपने गलत बोला था बेटा, अभी सही बोला आपने कि इसके लिए लगेगा स्पेशल टाइम रेशियो। हाँ बेटा अल्फाज सही बोला आपने। एक बार और बोलने से क्या होगा बेटे मेरा? मैं एक बार और बोल दूंगा तो क्या होगा? बात तो वही की वही रहेगी। एक बार और क्यों बोलूं? मुझे कारण बता दो बेटा।
मैं फिर से बताता हूं, पर एक कारण तो मुझे बताओ कि एक बार और क्यों पूछना चाहते हो। ये बोलो कि सुना नहीं तो मानू मैं। बेटा डिले शेड्यूल की गलती से नहीं हुआ, पर जो प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट तो अल्टीमेटली पोस्ट पेड का प्रॉफिट तो शेड्यूल को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जुलाई महीने में तो कंपनी बन गई, वहां का प्रॉफिट शेयर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब प्रॉफिट उनको मिल सकता है तो डिले का ब्याज उनको बियर नहीं करना पड़ेगा, उनकी गलती से नहीं हुआ, पर कंपनी तो उन्हीं की है, प्रॉफिट तो उन्हीं को मिल रहा है। तो बर्डन ऐसे तो हर खर्चे के लिए बोल दे शेयर कि हमारी गलती थोड़ा है, ये तो डायरेक्टर कर रहा है। यदि मान लो कंपनी में डायरेक्टर लॉस कर दे, गलत सौदे कर ले, कंपनी को लॉस हो जाए, तो शेयर क्या बोले, भाई वो तो डायरेक्टर की गलती है, हमारी क्या गलती है, ऐसा थोड़ा होता है। हाँ आदित्य नहीं सुना तो बेटा फिर से सुन लो। 1 मई को बिजनेस खरीद लिया गया, यह है बिजनेस परचेज, तो इस दिन से पीसी ड्यू हो गया, क्योंकि हम जिस दिन प्रोडक्ट खरीदते हैं उसी दिन प्राइस, उसी दिन पीसी ड्यू हो जाता है। तो पीसी ड्यू हो गया 1 मई को, और पीसी का पेमेंट कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया 31 जुलाई को। तो जब टोटल डिले मई जून जुलाई 3 महीने डिले रहा, तो ब्याज भी 3 महीने का दिया गया होगा। वो 3 महीने में बेटा 2 महीने प्री, मई और जून वाले 2 महीने प्री में आ रहे हैं ना, मई और जून 2 महीने प्री में आ रहे हैं, और 1 महीना पोस्ट में आ रहा है। तो कुल ब्याज लगा 3 महीने का, क्योंकि डिले भी 3 महीने का है। 3 महीने में 2 महीने प्री के हैं, 1 महीना पोस्ट का है, तो 2 महीने का ब्याज फ्री में जाएगा, 1 महीने का ब्याज पोस्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए लगेगा स्पेशल टाइम रेशियो, इसलिए कोई इसका आपको एग्जाम्पल ही समझना पड़ेगा। मैं इसका एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको, अब आपके लिए, अब आप खुद जज करो, मतलब अब तो रिपीटेशन ही होगा, पर आपको कॉन्फिडेंस आए इसलिए एग्जाम्पल एक और दे देता हूं बस। लिखो बेटा, $60,000 का इंटरेस्ट दिया गया वेंडर को। प्रियांशु रिमजा करेक्ट है मेरे, और कीर्ति करेक्ट है, खुशी सोनी करेक्ट है, खुशी मंडलोई करेक्ट है, गरिमा भी इन मतलब पार्शली करेक्ट है क्योंकि उसने दिया नहीं पूरा, यशराज सिंह करेक्ट है, रितिका अग्रवाल करेक्ट है, मोहित सोनी करेक्ट है, बहुत सारे बच्चे करेक्ट हो रहे हैं अब तो। हाँ 15,045 यस, रिया राठौर ने भी सही बता दिया। बेटा यहां पर पीसी ड्यू हुआ 1 जून 2020, इनकॉर्पोरेशन हो गया 1 जुलाई 2020, पीसी पेड 30/9/2020, ईयर एंड 31 मार्च 2021, पीसी ड्यू ये पीसी पेड। तो यहां से इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ और यहां पर इंटरेस्ट का एंड हो गया। जब पीसी चुका दिया गया, इंटरेस्ट ऑन पीसी परचेस कंसिडरेशन पर ब्याज दे दी क्यों है? जो हमने 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ प्राइस तय की थी बिजनेस की, वो पेमेंट यदि लेट करेंगे तो ब्याज लेगा बेचने वाला, क्योंकि बिजनेस बेचने वाला तो बिजनेस बेच कर चला गया और खरीदने वालों को प्रॉफिट मिलना शुरू हो गए। तो खरीदने वाला मजे ले रहा है प्रॉफिट के ना, पूरा बिजनेस उसका हो गया और पेमेंट तो उसने अभी किया नहीं,
तो ब्याज तो लेगा ना बेचने वाला। तो यहां पर ये इंटरेस्ट हो गया टोटल 4 मंथ, जून जुलाई अगस्त सितंबर, टोटल 4 मंथ। उसमें 1 मंथ और 3 मंथ, ये है प्री पीरियड, ये है पोस्ट, बस। तो 1:3 में 15,000 का इंटरेस्ट प्री में जाएगा और 45 का इंटरेस्ट पोस्ट में जाएगा। ये है इंटरेस्ट टू वेंडर का बाइफर्गेशन। इज इट ओके? तो ये हमको समझ लिया, हमने समझ लिया इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन। क्या मैं ये आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि हमने इसको समझ लिया है? हम अब आगे बढ़ सकते हैं 2 एग्जाम्पल के बाद। ठीक है बेटा, गुड, ठीक है बेटा, ठीक 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 ठीक। चलो और अगला एग्जाम्पल और समझते हैं, नया पॉइंट, शानदार पॉइंट। एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, वही लिखो, डेट ऑफ बिजनेस परचेज 1 मई 2020, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मई जून जुलाई, 1 अगस्त 2020, ईयर एंड तो 31 मार्च 2021 को ही होगा ना। टोटल रेंट मैं देने वाला हूं, टोटल रेंट, और उसके पहले एक नई चीज लिखने वाला हूं टोटल रेंट में, इंक्लूड्स रेंट ऑफ न्यू ऑफिस प्रीमाइसेस acquired on rent on 1st December 2020 at a rent of rupees 30,000 per month। ठीक, ठीक है। इस कंपनी ने 1 दिसंबर 2020 को 1 दिसंबर 2020 को एक नई ऑफिस प्रीमाइसेस किराए पे लिया, जिसका किराया 30,000 पर मंथ है, और वो किराया में जो रेंट अभी देने वाला हूं उसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं रेंट लेता हूं, मुझे कैलकुलेटर पे कुछ करना पड़ेगा। मैंने टोटल रेंट दे दिया आपको 6,70,000। अब हमें इस रेंट को प्री पोस्ट में बांटना है। प्री पोस्ट में रेंट कितना, कितना रेंट प्री में, कितना रेंट पोस्ट में, अमाउंट बताइए। मिथिल भंडारी, मुझे लग रहा है मिथिल भंडारी का आंसर करेक्ट है। हाँ बेटा, मिथिल आपका आंसर करेक्ट है। कीर्ति का, अच्छा 5 6 6 7, कीर्ति बेटा आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, तो आपका भी सही होता। और साहिल का भी सही है, और साहिल के पहले खुशी मंडलोई का भी सही दिख रहा है, प्रांजल मेहता का सही है।
और मोहित सोनी का सही है, वैभव जैन का सही है, शुभ बोहरा का भी सही है, वैभव अग्रवाल का भी सही है, कृतिका अग्रवाल का भी सही लग रहा है, रोहित ललवानी भी सही बोल रहे हैं, सिर्फ एक जीरो लगाना भूल गया रोहित ललवानी जी आप। अक्षित उपाध्याय का भी सही लग रहा है, कीर्ति का भी सही है, कुशल सोनी का भी सही है, अच्छा आकर्षित आपका क्या आंसर था? हाँ, रिया राठौड़ का भी सही है, दिव्यांश का भी सही है, बाकी सबके गलत है। वन 150 और 520 सही है, 150 प्री में और 520 पोस्ट में सही है। अक्षव्य का भी सही है, वेरी गुड, बड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर के हमारे बहुत सारे बच्चों का आंसर मेरे बताए बगैर सही आ गया। मतलब ये अच्छा पॉइंट है, इट इज वन ऑफ द गुड पॉइंट। ऐसे पॉइंट और भी मतलब है इससे कनेक्टेड, जिसने ये समझ लिया उसको बाकी सब, तो ये बहुत सही बताया बेटा। हाँ हेतवी भी बेटा आप भी सही बोल रही हैं, रेशो बताया आपने, सीधे अमाउंट भी निकालेंगे तो सही आ जाएगा, आपका भी सही है हेतवी। बेटा अब देखो बेटा मैं सॉल्यूशन बताता हूं, जिसका सही था उसको तो समझ में आ ही गया। अब बेटा बता रहा हूं प्री और पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं। बेटा रेंट ऑफ न्यू बिल्डिंग, रेंट ऑफ न्यू ऑफिस बेटा 30,000 रुपया महीना है, और ये ऑफिस लिया गया 1 दिसंबर को, नया ऑफिस लिया गया 1 दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 31 मार्च को ईयर एंड हो गया। बताओ इस साल नया प्रीमाइसेस का किराया कितने महीने लगा? 4 महीने लगा। तो बताओ ये किराया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारा 4 महीने किधर आ रहे हैं? ये 4 महीने पूरे के पूरे पोस्ट में आएंगे, तो ये रेंट तो पूरा का पूरा पोस्ट में लगा, क्योंकि नया प्रीमाइसेस लिया गया कंपनी बनने के बाद। कंपनी बनी थी 1 अगस्त को, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर में एक नया प्रीमाइसेस किराए पे लिया गया। जब दिसंबर में किराए पे लिया गया तो ये किराया कब से लगना शुरू हुआ? कंपनी बनने के बाद। तो ये किराया पूरा 120 पूरा पोस्ट में जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। मेरे कई सारे प्यारे बच्चों ने तो मुझे सही जवाब देके दिल खुश कर दिया, बाकी भी सुन लो। बस ये बोलना चाहता हूं कि जब मेरे कई सारे स्टूडेंट ने, आपके फ्रेंड ने मेरे बताए बगैर जब सही कर दिया, तो मेरे बताने के बाद तो समझ में आना चाहिए ना, इतनी हिंट काफी होती है। अब बचा रेंट ऑफ ओल्ड प्रीमाइसेस, कुल रेंट था 670 टोटल रेंट था, उसमें से 120 गया ओल्ड वाला, ये सॉरी 120 गया रेंट ऑफ न्यू प्रीमाइसेस, बचा कितना? 550। ये रेंट बचा ओल्ड प्रीमाइसेस का, पुराने भवन का। और ये तो जब से बिजनेस खरीदा तब से होगा ना, पुरानी बिल्डिंग कब से है भाई? बिजनेस चल रहा है, चलता हुआ बिजनेस खरीदा तो बिल्डिंग तो होगी ना। तो हमने बिजनेस खरीदा कब? 1 मई को। तो ये पुरानी बिल्डिंग, पुराना प्रीमाइसेस, पुराना ऑफिस कब से था? 1 मई से। 1 मई से 31 मार्च, कितने महीने होते? 11 महीने। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का है? ये है ऑफ 11 मंथ। ये रेंट जो पुराने प्रीमाइस का, ये 11 महीने का है। इस 11 महीने में 3 महीने तो प्री में आ रहे हैं और 8 महीने पोस्ट में आ रहे हैं। ये 3:2 टाइम रेशियो है। तो बेटा वो जो नए ऑफिस का किराया था उसको टाइम रेशियो में नहीं बांटेंगे, क्योंकि वो एक्सपेंसेस तो सीधे सीधे पोस्ट का ही है। नया प्रीमाइसेस लिया गया कंपनी बनने के बाद 1 दिसंबर को, तो वो किराया पूरा पोस्ट में गया, वो रेंट टाइम रेशियो में नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो बचा हुआ रेंट है 550, ये रेंट है ओल्ड प्रीमाइसेस का। और ओल्ड प्रीमाइसेस कब से हमारे पास है? मई से।
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने का किराया है वो। उस 11 महीने में 3 महीने प्री के हैं, 8 महीने पोस्ट के हैं, तो इसको बांट दो यूजुअल टाइम रेशियो में, ये बटेगा टाइम रेशियो में। कितना कितना आया? 150 और 4 लाख, ये हो गया रेंट प्री का, ये रेंट हो गया पोस्ट का। 150 प्री का और 520 पोस्ट का। देखा ना बेटा, इसमें कोई फॉर्मूले नहीं होते, दिमाग लगाना पड़ता है, सिंपल सी कैलकुलेशन है और लॉजिकल है। तो हमने क्या करा, रेंट को 2 बार में डिवाइड कर लिया। नए प्रीमाइसेस का रेंट पूरा पूरा पोस्ट में लिया, क्योंकि नया प्रीमाइसेस पोस्ट पीरियड में ही किराए पे लिया गया, और बचे हुए रेंट को, जो कि बचे हुए प्रीमाइसेस का है, ओल्ड प्रीमाइसेस का है, उसको हमने टाइम रेशियो में बांट दिया, क्योंकि रेंट यूजुअली तो टाइम रेशियो में बढ़ता है, तो बचे हुए रेंट को हमने बांट दिया टाइम रेशियो में, और टाइम रेशियो आ रहा है हमारा 3:8। आगे समझ में? प्रियांशु रिमजा तो बेटा आपको तो पहले ही आ गया था, क्योंकि आपने तो सही बताया था ना। हाँ, ये 550 रेंट 11 महीने का, तो 50,000 पर मंथ था। मतलब क्या था, पुराना प्रीमाइसेस का किराया 50,000 पर मंथ था, नया प्रीमाइसेस का हो गया 30,000 पर मंथ। आया? एक एग्जांपल और लू क्या? वन मोर एग्जांपल। जिन बच्चों से नहीं हुआ उनको कॉन्फ्रेंस में लाने के लिए मैं एग्जांपल एक को लेता हूं। रोशन भैया बोल रहे हैं नो, बाकी बोल रहे हैं यस। लो एक और एग्जांपल। लिखो, डेट ऑफ बिजनेस परचेज 1 जुलाई 2020, ईयर एंड 31 मार्च 2021, टोटल रेंट वो देता हूं मैं। कंपनी एक्वायर्ड न्यू प्रीमाइसेस ऑन रेंट on 1st January 2021 at the rate of rupees 3 lakh per annum, 3 lakh per annum। थोड़ा ट्विस्ट तो डाल सकता हूं ना, थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया। 3 लाख का रेंट पर एनम है, पर किराए पे लिया है 1 जनवरी से। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन तो बना लूं। $795 रेंट लिखें, टोटल ₹795। ये शायद डिस्चार्ज हो गया, टोटल रेंट लिख लें 795। ठीक है, अब पेन शायद डिस्चार्ज हो गया है, लिख लें 795। खुश खुश कुशाल कुशल सोनी, कुशल सोनी का आंसर मुझे सही लग रहा है। कुशल सोनी का सही है। मिथिल भंडारी का तो सही होगा ही, क्योंकि उसने पहले भी सही बता दिया था। साहिल का भी सही है, वैभव अग्रवाल का सही है, खुशी मोहिनी का सही है। अब तो बहुत बच्चों का सही है, सभी का सही है। फिर भी
मैं टाइम देता हूं बाकी बच्चों को, सभी का सही आ रहा है बेटा, जितने बच्चे आ रहे हैं। ओम केशरी, खुश डबानी, दिव्यांश, मोहित सोनी, हेतवी, वैभव, आनंद सोनी। आनंद सोनी का भी सही है क्या? आनंद सोनी का मुझे पहला अमाउंट सही दिख रहा है, बाद वाला ठीक दिख रहा है। रितिका अग्रवाल का सही है, वैभव जिनका सही है, कीर्ति का सही है, और विनिश चौधरी का भी सही है, जैना मेहता का भी सही है, प्रथम बोहरा का भी सही है। बहुत सारे अक्षय, हाँ हाँ 160 और 635, 160 प्री में है और 635 पोस्ट में है, 160 प्री में और 635 पोस्ट में सही है। ठीक है, लॉजिकल है, लॉजिकल है ना बड़ा, रटने वाली बात तो कुछ नहीं है ना, सब समझ वाली बात है। अभी पेन डिस्चार्ज हो गया तो मैं क्या करूं, ये मेरा आईपैड तो है नहीं, पर भाई साहब किसी ने लाके दे दिया उसके घर से, ये बड़ी बात है। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं बगैर आईपैड के। एक है क्वेश्चन में खर्चा दिया हुआ है, ट्रायल बेस में खर्चा दिया हुआ है, और खर्चे आते हैं पीएनएल में। एक और खर्चा दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिमाग बहुत ज्यादा लगाकर सोच पाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये खर्चा दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मोहित भैया, साहिल, कीर्ति, वैभव, और ये सभी बच्चे सही बता रहे हैं, काफी बच्चे सही बता रहे हैं। विजय, मैं कई बच्चों के नाम देख ही नहीं पा रहा हूं। उत्सव, महाजन, ये बोल रहे हैं प्री में आएगा। ये पीएनएल अप्रोवेशन का आइटम है बेटा, लेकिन कंपनी में तो बनेगा नहीं ना, कंपनी में तो सिर्फ पीएनएल बनता है, ऐसे वो पार्टनरशिप में तो है नहीं। रोहित ललवानी, आनंद सोनी, स्नेहा, सब बोल रहे हैं प्री में, प्री में, प्री में, प्री में। यस 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 बेटा, कंपनी बनने के बाद कैपिटल नाम की चीज नहीं होती, फिर हो जाती है शेयर कैपिटल। कंपनी बनते ही हो जाती है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल पर इंटरेस्ट कंपनी एक्ट में अलाउड नहीं है। एक्सेप्शनल केस छोड़ दो, वो आपको तरुण सर बताएंगे, पर ऑर्डिनरी कोर्स में कंपनी अपनी शेयर कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दे सकती। तो कंपनी बनाए जाने के बाद शेयर कैपिटल पर इंटरेस्ट यूजुअली नहीं दिया जाता, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कंपनी बनने के बाद हो ही नहीं सकता, तो वो कंपनी बनने के पहले का होगा। इसका मतलब वो पार्टनर को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं कि भाई तुम्हारी पूंजी लगी हुई है। कंपनी बनने के बाद शेयर कैपिटल आई, कंपनी बनने के बाद आई शेयर कैपिटल, तब तक तो पूंजी लगी रही पार्टनर को, तो पार्टनर को उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जा रहा होगा कंपनी बनने के पहले के लिए, इसलिए ये इंटरेस्ट पूरा पूरा प्री में आएगा, पूरा पूरा प्री में आएगा, क्योंकि कंपनी बनने के बाद कैपिटल पर इंटरेस्ट देना अलाउड है ही नहीं। इसका मतलब फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रोस में अलाउड नहीं है, कंपनी बनने के बाद अलाउड नहीं है, क्योंकि कंपनी बनने के बाद कैपिटल भी नहीं होती, कंपनी बनने के बाद शेयर कैपिटल बन जाती है, और शेयर कैपिटल पर इंटरेस्ट यूजुअली नहीं देते। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी बनने के पहले ही संभव है, इसलिए उसको सीधे सीधे प्री में ले लिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां गया? एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू प्री पीरियड ओनली। तो पार्टनर सैलरी पूरा पूरा प्री में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पूरा पूरा प्री में। पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं इस कैपिटल तो सिर्फ उनको ही इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, और ये पार्टनर कैपिटल कब तक चलेगी? कंपनी बनने के पहले ही उसको बोल सकते हैं ना, उसके बाद तो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद तो उनको उसी कैपिटल के बदले शेयर्स मिल जाएंगे, तो उनकी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होने के बाद इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, डिविडेंड मिलेगा उनको। तो कंपनी बनने के बाद उनकी कैपिटल को कन्वर्ट कर देंगे शेयर कैपिटल में, उसके बाद उन्हें डिविडेंड मिलेगा ना, कैपिटल पर इंटरेस्ट थोड़ा मिलेगा, उसके बाद शेयर कैपिटल पर डिविडेंड मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कंपनी बनने के पहले ही हो सकता है। इज इट ओके? तो मैं आगे बढ़ूं।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा पूरा पूरा प्री में, एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू प्री पीरियड ओनली। अभी यह 6 बच्चों का ही आया है, हाँ कुछ अब ज्यादा बच्चों का आ गया, ठीक है बेटा। मुझे आगे बढ़ने में मजा नहीं आता जब तक कि मुझे लगे नहीं कि समझा दिया मैंने, क्योंकि बेटा कोर्स खत्म करना अपना टारगेट नहीं है, कोर्स को अच्छे से करना मेरा टारगेट है। और मैं कोशिश करता हूं क्लास के आखिरी बच्चे को भी साथ लेके चलने की, यदि वो चलना चाहे तो। ठीक है बेटा, 100%, वेरी गुड। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, जो पूरा प्री में आता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जैसे पूरा पोस्ट में आता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा प्री में आएगा। ठीक है भाई, ये भी हो गया। और मुझे कोई खर्चे, हाँ 7 मिनट बचे हैं, एक एक्सपेंसेस और जो मुझे बताना बहुत जरूरी है। ऑडिटर, मैं लिखवा नहीं पा रहा हूं, इसको तो मुझे लिखवाना पड़ेगा, पर आज डिस्कस करता हूं, लिखवाऊंगा कल। बेटा ऑडिट आपने नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे होंगे। एक होता है टैक्स ऑडिट, एक होता है कंपनी ऑडिट। टैक्स ऑडिट, कंपनी ऑडिट। बेटा कंपनी बनाए जाने के बाद कंपनी की बुक्स का ऑडिट कंपलसरी है, चाहे कंपनी इतनी सी हो, चाहे कंपनी इतनी बड़ी हो, चाहे कंपनी इतनी बड़ी हो, छोटी हो, छोटी छोटी छोटी, चाहे इतनी सी कंपनी हो, छुटकू सी, तो भी उसका ऑडिट जरूरी है एज पर कंपनीज एक्ट। और उसकी बैलेंस शीट पर, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल पर किसी सीए की साइन होना जरूरी है। आरओसी में जब बैलेंस शीट फाइल होगी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जब बैलेंस शीट फाइल होगी, उसमें सीए के सिग्नेचर जरूरी है। मतलब हर कंपनी का ऑडिट जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, वो कहा जाता है कंपनी ऑडिट। तो कंपनी बनाए जाने के बाद एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है कंपल्सरीली, जो कंपनी की बुक्स का ऑडिट करता है और बैलेंस शीट पर सिग्नेचर करता है, उसको कहते हैं कंपनी ऑडिटर। और उसको दी गई फीस को कहते हैं कंपनी ऑडिट फीस। क्योंकि कंपनी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है कंपनी बनने के बाद, तो उसको फीस भी दी गई है कंपनी बनने के बाद। तो कंपनी ऑडिटर चूंकि अपॉइंट हुआ है कंपनी बनने के बाद, उसकी फीस भी दी गई है कंपनी बनने के बाद, तो कंपनी ऑडिट फीस पूरी पूरी पोस्ट में आएगी। तो नोट कर लो, कंपनी ऑडिट फीस विल बी इन पोस्ट पीरियड ओनली। उसको किसी रेशियो में बांटने की जरूरत नहीं है, न सेल रेशियो न टाइम रेशियो, बल्कि वो सीधे सीधे पोस्ट में आएगी। तो कंपनी ऑडिट फीस एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू पोस्ट पीरियड ओनली। तो आपने नोट कर लिया, कंपनी ऑडिट फीस को हम डायरेक्टली पोस्ट में लेंगे, उसे किसी रेशियो में बांटने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि लॉजिक है, कंपनी ऑडिटर अपॉइंट कब हुआ? कंपनी बनने के बाद। उसको फीस कंपनी ऑडिट की, उसने कंपनी ऑडिट कब किया? कंपनी बनने के बाद। कंपनी का ऑडिट किया कंपनी बनने के बाद, तो उसको फीस भी दी गई कंपनी बनने के बाद। वो कंपनी की बुक्स चेक करने के लिए, तो उसकी फीस भी पोस्ट में आएगी। लेकिन एक होता है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट ये अलग होता है, ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट होता है, एज पर कंपनीज एक्ट नहीं होता। एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो एक अलग एक्ट है, और आप पढ़ते ही हो ना, कंपनी लॉ पढ़ते हो, उसका कंपनी लॉ अलग है, इनकम टैक्स लॉ अलग है। कंपनी लॉ के टीचर आपके जैसे असीम सर हैं, टैक्स लॉ के टीचर आपके आशीष सर हैं, दोनों लॉ ही अलग अलग है। कंपनीज एक्ट में जो ऑडिट हुआ वो कंपनी ऑडिट, इनकम टैक्स में एक ऑडिट कंपलसरी होता है, वो कहा जाता है टैक्स ऑडिट। इनकम टैक्स एक्ट में कहा जाएगा कि आपका टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। आपका टर्नओवर एक क्वांटम, एक आपका टर्नओवर मतलब सेल्स, टर्नओवर मतलब सेल्स। यदि आपका टर्नओवर, आपकी सेल एक निश्चित अमाउंट से ज्यादा है, जैसे कि 1 करोड़ 2 करोड़, जो भी लिमिट इनकम टैक्स एक्ट तय करते हैं, हर साल बदलती है लिमिट, तो आपको लिमिट बताएंगे आशीष सर, टैक्स ऑडिट की लिमिट बताएंगे आशीष सर, क्योंकि वो बदलती रहती है। इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो ये मैं उनका राइट कैसे छीन लूं? मैं क्यों पढ़ाऊं टैक्स
कल को आशीष सर बोलेंगे भाई तुम टैक्स क्यों पढ़ा रहे हो नाटा जी, तो ये आप सर से पूछना। पर टैक्स ऑडिट कब होता है? जब सेल यानी टर्नओवर यानी सेल एक निश्चित अमाउंट से ज्यादा हो उस ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे प्रोप्राइटरी हो, यदि उसकी सेल एक लिमिट से ज्यादा है। हमारे जमाने में वो लिमिट थी 40 लाख, जिसका 40 लाख से ऊपर था उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता था, फिर वो लिमिट बढ़कर अभी 1 करोड़ हो गई। तो बेटा टैक्स ऑडिट कब होता है? जब टर्नओवर यानी सेल एक निश्चित अमाउंट से ज्यादा है। तो बताओ टैक्स ऑडिट का संबंध किससे हुआ? टैक्स ऑडिट करने वालों को फीस दी गई, टैक्स ऑडिट फीस। तो बताओ टैक्स ऑडिट का संबंध किससे हुआ? अब सेल तो प्री पीरियड में भी होती है, सेल तो पोस्ट में भी होती है, क्योंकि टर्नओवर मतलब सेल, क्योंकि ये सेल से कनेक्टेड है, क्योंकि ये सेल से कनेक्टेड, तो इसे सेल्स रेशियो में बांटना चाहिए। क्योंकि टैक्स ऑडिट तभी कंपलसरी है जब टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा हो, तो टैक्स ऑडिट डिपेंड्स ऑन टर्नओवर। तो नोट क्या लिखोगे? टैक्स ऑडिट डिपेंड्स ऑन टर्नओवर। टैक्स ऑडिट का संबंध टर्नओवर से है, टैक्स ऑडिट का संबंध सेल से है। बेटा सुनना बेटा, मैं हूं टैक्स ऑडिटर, मैं हूं ऑडिटर। आपकी सेल आपकी कंपनी है, तो आपका कंपनी ऑडिट तो होगा होगा होगा, क्योंकि आप कंपनी हो, कंपनी ऑडिट तो होगा। कंपनी ऑडिटर का अपॉइंट करना कंपलसरी है, कंपनी ऑडिट तो होगा। पर टैक्स ऑडिट तभी होगा जब आपकी सेल, मान लो आपकी सेल 12 लाख ही है, कोई टैक्स ऑडिट नहीं, इनकम टैक्स में ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, सिर्फ कंपनी ऑडिट करवा लो। आपका टर्नओवर 40-55 लाख है, नहीं होगा आपका टैक्स ऑडिट। इनकम टैक्स में आपको बहुत छोटा व्यक्ति माना जाएगा, आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं बुक्स में, आप सिर्फ कंपनी ऑडिट करवा लो। लेकिन आपका टर्नओवर हो गया मान लो 7 करोड़, अब आप बड़े व्यक्ति बन गए, तो आप मेरे पास आओगे, सीए साहब हमारा एक ऑडिट और करो, टैक्स ऑडिट, कंपनी ऑडिट तो आपका अलग है। आप मेरे पास आए कि सर हमें एक ऑडिट और करना है और वो रिपोर्ट जाएगी इनकम टैक्स एक्ट में। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने पूछा टर्नओवर कितना, क्योंकि मैं टर्नओवर देख के फीस तय करूंगा ना। यदि टर्नओवर 7 करोड़ है तो मेरा वर्क कम रहेगा, और उसका टर्नओवर 700 करोड़ हो गया तो भाई वो 700 करोड़ की कंपनी है तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा। 700 करोड़ की कंपनी का जब मैं टैक्स ऑडिट करूंगा तो मेरे ज्यादा स्टाफ लगेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा, मेरी ज्यादा एनर्जी लगेगी, मुझे ज्यादा ध्यान से ऑडिट करना पड़ेगा। तो मैं 7 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी से ऑडिट फीस कम लूंगा और 700 करोड़ की टैक्स ऑडिट वाली कंपनी से फीस ज्यादा लूंगा कि नहीं लूंगा? बोलो। एक कंपनी का टर्नओवर 7 करोड़, एक का 700 करोड़, क्या दोनों की फीस बराबर होगी? दोनों मुझे करवाने आए टैक्स ऑडिट, 7 करोड़ वालों को भी टैक्स ऑडिट करवाना है, 700 वालों को भी टैक्स ऑडिट करवाना है, क्या दोनों की फीस सेम होगी? 7 करोड़ वाले की फीस कम होगी, 700 करोड़ वाले की फीस ज्यादा होगी। जब मतलब ये मेरी फीस, टैक्स ऑडिट फीस किस पे डिपेंड कर रही है? पहली बात तो टैक्स ऑडिट किस पे डिपेंडेंट है? टर्नओवर पर। और टैक्स ऑडिट फीस भी किस पे डिपेंडेंट है? टर्नओवर पर। कम टर्नओवर वाले की कम फीस, ज्यादा टर्नओवर वाले की ज्यादा टैक्स ऑडिट फीस। तो इसका मतलब टैक्स ऑडिट फीस संबंधित किससे हुई? सेल से यानी टर्नओवर से। तो उसे किस रेशियो में बांटना चाहिए? सेल्स रेशियो में। तो टैक्स ऑडिट फीस कहां लिखोगे? सेल्स रेशियो में। कंपनी ऑडिट फीस कहां लिखोगे? डायरेक्टली पोस्ट में। और क्वेश्चन साइलेंट हो, बस क्वेश्चन में लिख सिर्फ ऑडिट फीस लिखा जाए तो क्या मानोगे? सिर्फ ऑडिट फीस हो जाए तो क्या मानोगे? ये मैं आपको बताऊंगा कल। सिर्फ ऑडिट फीस लिखा हो तो क्या करोगे? दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। सिर्फ ऑडिट फीस आ जाए तो क्या करोगे? खुशी सही बोल रही हैं। 80 कई बच्चे सही बोल रहे हैं, कई बच्चे सही बोल रहे हैं, मैक्सिमम सही बोल रहे हैं। पर ठीक है बेटा, कल डिस्कस करेंगे। टाइम आज 1:30 हो गया, अगले जी का टाइम है। ठीक है बेटा, तो सिर्फ ऑडिट फीस लिखा हो तो क्या करेंगे? अभी इसको हमने डिस्कस नहीं किया है, बाकी बातें आपने डिस्कस कर ली है। थैंक यू बेटा। अब कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, कल मिलेंगे, सॉरी। ठीक है, बाय बाय।